यहाँ देखो तुम इतना बोझ खाने जाएगी जिसे डायरेक्ट अगर दिक्कत हो रहा हो ना तो पहले से भाग देंगे 135 से 225 में भाग देंगे, ठीक है। तो 135 कितना हो जाएंगे 90। अब देखो लिखो इसे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90 यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ शेषफल कितना होगा 90 है ना। और इस यहाँ लिख देंगे चरण फर्स्ट, ठीक है। तो अब चरण दूसरा में जाएंगे। चरण दूसरा में जाएंगे तो मैंने क्या बताए थे कि जो तुम्हारा शेषफल है यानी रिमाइंडर है वो तुम्हारा भाजक हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, और जो पहले वाला भाजक था वो तुम्हारा भाज हो जाएगा। यानी आप क्या लिखेंगे 135 बराबर 90 हाँ, यानी कि इसको भाजक बना लो और इसको भाज बनाओ। 135 को भाज बनाओ तो एक बार में भाग लगाएंगे कि नहीं। 45 कोई कष्ट तो यहाँ क्या हाँ 190 लिख दिले सच्ची में सर जी यहाँ 190 होगा नहीं 90, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45 यानी देखो r डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं। यहाँ r जब तक 0 नहीं होगा हम है ना। ये चरण तीसरा फिर 45 है तुम्हारा भाजक होगा और 90 जो है यानी पूर्व भाजक वो भाज हो जाएगा यानी पहले वाला भाजक जो है वो भाज होगा। तो भाज यहाँ लिखेंगे 90 बराबर यानी 90 यहाँ आ जाएगा तो 45 से भाग देंगे दो बार में यानी 45 गुना 2 प्लस यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं r जो है 0 के बराबर। जहाँ r 0 बराबर हो गया वहाँ रुक जाएंगे। तो अब यहाँ तुम्हारा जो अंतिम भाजक है अंतिम भाजक क्या है 45 यानी एचसीएफ तुम्हारा कितना हो गया 45। यही आंसर हो गया। समझ में आए? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आए? जैसे बचपन में तो इस तरह से हम एचसीएफ निकालते थे। बस इसे ही क्या करेंगे एक सुपरिभाषित चरणों में लिख देंगे है ये चरण। भाग देते थे ना बचपन में इस तरह से भाग दे दे के हम निकालते थे। बस इसी को खरीद बस एक चरण दो चरण और तीन चरण में ये टूट गया। अंतिम भाजक ही इसका एचसीएफ है। और जब भी एग्जाम में पूछे सवाल तुम्हें हूबहू इसी तरह बनाना है, इस तरह नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरह बनाओगे तो गलत हो जाएगा ऐसे। तो इसे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस करोगे ये सवाल आसान हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। देखो एक सवाल और एग्जांपल का हम लेते हैं, समझो। यहाँ पे 455 और 42 का एचसीएफ, ठीक है। देखो बनाने का मेथड समझो। यहाँ जब बता रहे थे देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 455 ग्रेटर देन 42 लिख दिया। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन परमेका से। तो मैंने क्या बताया है a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ b ग्रेटर देन r और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये संबंध यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी मेथड पे इसको तोड़ना है। तो अब यहाँ चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट चरण पहला में क्या लिखोगे 455 बराबर। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे 42 से भाग दे देंगे किसमें 455। तो 10 बार में भाग लगेगा लग जाएगा ना 420 5 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ देखो क्या लिखोगे 42 गुना 10 प्लस 35 और r डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ये तुम्हारा भाजक होगा और 42 का हो जाएगा भाज हो जाएगा। तो चरण दूसरा तो 42 बराबर ये जो है ना ये भाजक
ये भाज हो गया। 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। ठीक है, यानी कि यहाँ से भाग देंगे एक बारी में 35, तो फिर ये 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 35 यानी कि 35 बराबर 7 गुना 5 बराबर 0। यहाँ r बराबर क्या हो गया, 0। जहाँ r 0 हो गया तो अंतिम भाजक तुम्हारा क्या कहलाएगा, 7। HCF हो गया। तो क्या है, अगर एग्जाम में आएगा सवाल तो बना लेगा ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये HCF निकालने तुम लोगों को आ गया होगा, तो आप प्रैक्टिस करना, बनाना जितने भी प्रकार का होगा। ठीक है, अगर उतारना चाहो तो उतारो, इसे मिटाएंगे फटाफट। इसमें और भी सवाल हैं बनाना घर में, जो नहीं बनेगा तो कुछ ना बताएंगे। और फर्क से क्या लाइव चल रहा है क्या, नहीं ना, तो वीडियो थोड़ा पोस्ट कर दो। समझो ये सब, ये इम्पोर्टेंट भी है। दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है, क्यों के जगह पे कोई पूर्णांक रखो विषम, है ना। विषम धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा। तो ये जो रूप देख रहे हो, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है ना। हाँ। तो इसे दिखाना है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ देखो, माना एक कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल क्यों और शेष r प्राप्त होता है। आप इसमें सोचता होगा कि सर इसमें 6 से भाग क्यों दे रहे हैं, है ना। 6 से भाग हम यहाँ से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मैंने बताए हैं a बराबर BQ+R। तो क्या ये उस रूप में है, यहाँ देखो 6q+1, यानी 6 जो है तुम्हारा भाजक है, q तुम्हारा भागफल है, और जो 1 देख रहे हो ये तुम्हारा शेषफल है ना। इसलिए इसमें भाजक कितना होगा, 6। इस जगह पे जो हम देख रहे हैं ना, ठीक है, q का जो गुणनखंड देख रहे हो, ये q का जो गुणज देख रहे हो, ये सब तुम्हारा भाजक है, इसीलिए हम 6 से भाग देंगे इसमें। यहाँ पे अगर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 8 जितना भी रहेगा ना, उतना से ही भाग लगेगा, क्योंकि यही भाजक है, 6 ही भाजक है इसमें। ठीक है, तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल क्यों और शेषफल r प्राप्त होता है। अब आगे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या पढ़ा है इसमें, a बराबर BQ+R, जहाँ b जो है r से बड़ा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। चूंकि तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, 6q लिखेंगे कि नहीं, प्लस r। लेकिन यहाँ r क्या होगा, r होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये r होगा। ये समझ में आया। यहाँ देखो, जब हम 6 से भाग दे रहे हैं, ये भाजक है, अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो r क्या हो सकता है, यानी शेषफल 0 हो सकते हैं, 1, 2, यानी 6 से कम। भाजक अगर 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, 6 से कम में होगा कि 6 ही भी हो जाएगा भाग, शेषफल 6 होगा कभी नहीं। तो 6 से क्या होगा, कम। तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो है शेषफल आएगा, है ना, ये सब जो शेषफल आएगा। देखो अब आगे देखो, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। नहीं।
लिखो जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 0। हाँ नहीं तो हम क्या करते हैं एक ही स्टेप में ले लेते हैं। जब r बराबर 0, 1 2 3 4 5 तो a का मान यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ देखो 6q + 0, 0 6q 6q + + 1, 1 6q + 2, 6q + 3। अलग अलग स्टेप में भी ले सकते हैं, 6 स्टेप होगा इसमें। हाँ 6q + 4, 6q + 5 ये हो सकता है। नहीं आर के मान रखते जाओ ना यहाँ पे, इसमें आर के मान रखते जाओ। आर के मान 0 रखोगे तो ये होगा, 1 रखोगे तो ये होगा, 2 रखो, 3 रखो, 4। आर के मान खाली रखते चले गए, ठीक है। आर के मान जब इसमें हम रख दिए अब, तब इसमें तुम क्या देख रहे हो, कॉमन। इसमें देखो 6q + 1, 6q + 3, अच्छा 6q + 5 6q और 6q + 5 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें जो देख रहे हो 6q + ये सब क्या है, जी क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है ना, इस तो आप लिखे हैं विभाज्य है। हाँ नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः अगर इसी में अगर पूछ देता कि दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q या 6q + 2, 6q + 4 यह विषम सम कर देता है ना, तो इसमें सम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 6q + 6q से सम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाता, a बराबर 6q + 2, 6q + 4। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो a बराबर, इसको 2 × 3q लिख सकते हैं। हाँ। अब ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। अब देखो कितनों बड़ी संख्या आ रही है, इसी को मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 × 7 × 9 × 70 × 2। हम कहेंगे कि ये संख्याएं 2 से विभाजित है या नहीं है, क्या बोलो, नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये विभाजित है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 2 भी है, अब 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा भाग। उसी तरह यहाँ देखो, अगर इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो लगेगा ही। इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, 3q + 1। अब देखो 2 गुणनखंड के रूप में है ना, इसमें कॉमन है 2, इसमें भी तुम्हारा 2 कॉमन है, 2 3q + 2 ये भी क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाज्य है। अगर सवाल आएगा तो इसी तरह ये सवाल हल होगा, समझ में आया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तू नहीं समझा है, चेहरा बता देता है बबुआ, समझ में आया। आ गया इसे, तू उसका चेहरा क्या देखती है, वो समझ गई, हमको तो आ गया। आ गया तुम्हें, इसको नहीं आया, आया समझ में। अच्छा बताओ, हम जानेंगे तब ना आखिर कहाँ समझ में नहीं आया, बताओ समस्या बताओ, इसमें समझ में कहाँ नहीं आया, कौन से पॉइंट है इसमें जो समझ में नहीं आया, बताओ कि पूरा समझ में नहीं आया।
हाँ? सिंपल तो है यार। सवाल में कह रहा है कि दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है, यानी तुम्हें दिखाना है कि ये विषम धन पूर्णांक है। उसके लिए मैंने क्या देखो क्या लिखा है कि मान लिए ए कोई विषम मान लिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए इनको। कोई मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर 6 से भाग देंगे ना, यहाँ देखो यहाँ क्या है 6 है ना, तो 6 से भाग देने पर भागफल क्यों और शेषफल आर प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैंने क्या बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके आधार पर यहाँ तुम क्या लिखोगे, ए बराबर 6 क्यू, क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं, 6 क्यू प्लस आर, और आर का मान क्या होगा 1 से लेकर 5 तक। ठीक, आर का मान अगर हम कहते हैं 6 से अगर भाग देंगे तो भागफल 0 आ सकता है। ये तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 तो भागफल नहीं आएगा। 6 भागफल यहाँ ये शेषफल आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये तुम्हारा आर का मान है, तो ये आर का मान यहाँ लिख दिया। अब यही आर के मान को इसके जगह पे रख करके लिख दिया कि ये विषम पूर्णांक है। आर का मान इसमें रख करके, ये आर का मान रख करके, ये आर का मान है ना, और इसी में मैंने लिख दिया कि ये जो विषम पूर्णांक है, हर है ही, क्योंकि ये इसमें 2 से विभाज्य ये नहीं है, 2 से भाग दूंगे तो नहीं लगेगा। और ये सब ये मैंने अपने मन से बता दिया, यानी ये नहीं करा था सवाल में। ऐसा कह सकता है कि ये सम पूर्णांक के रूप में, अगर ऐसा अगर बोलेगा तो ये लिख देंगे। सम पूर्णांक किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग लगेगा, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक तो है ही। क्यों का मान देखो, क्यों का मान 0 रखो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक हो गया। अब इसमें भी देखो 0 रखोगे 3 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 5 हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक है। 1 रखो यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, 1 रखो तो 9 हो जाएगा, 1 रखो तो 11 हो जाएगा। तो सब विषम पूर्णांक के रूप आ रहे हैं। कुछ इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी पूर्णांक संख्या रखो, ठीक है, वो हमेशा विषम पूर्णांक के ही रूप में आएगा। और यहाँ कोई भी संख्या रखो, यहाँ पे सम के रूप में आएगा। यहाँ रखो, यहाँ 0 रखो तो 0 हो जाएगा, 0 सम संख्या। यहाँ 0 रखोगे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 4 हो जाएगा, सम पूर्णांक है कि नहीं। और फिर यहाँ पे 1 रखो तो 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रखो तो 6 2 1 रखो तो 6 2 8, यहाँ 1 रखो तो 10 सम पूर्णांक। फिर 3 रखो यहाँ पे 6 3 18, या तो 2 रखो 6 2 12 सम पूर्णांक। और फिर यहाँ 2 रखो 6 2 12 12 2 14 सम पूर्णांक। यहाँ 2 रखो 6 2 12 4 सम पूर्णांक। तो ये सब सम कुछ कहाँ कुछ भी तो नहीं है, केवल हमें उसे बता देना है कि ये सम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक। क्यों है विषम पूर्णांक, देखिए है कुछ सवाल कुछ नहीं। अब इसी चीज को अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो हो सकता है सवाल थोड़ा लेंदी जाएगा। अब इसमें 6 चरण हो जाता। जब r बराबर 1 तो ये लिखता, फिर ये r बराबर 2 तो ये लिखता। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना दो 19 बार में। हाँ कट जाएगा, तो कितने बार में 19 बार में। तो क्या लिखेंगे इसको, 616 बराबर 32। यहाँ नहीं तो लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो जब सवाल बता रहे हैं ना, यहाँ देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या लिखोगे, a बराबर b प्लस आर, b ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना। तो अब 6 चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट। तो 616 बराबर 32 गुना 19, 32 गुना 19 प्लस घटाओगे 8 हो जाएगा ना, 8। तो स्टेप तो 32 जो है तुम्हारा, फिर भाजक 32 जो है यहाँ तुम्हारा, ये तुम्हारा भाज होगा, ठीक है। और क्या लिखोगे 8 गुना 4 है ना, 4 प्लस 0 HCF 4। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 4 4 के 8 सॉरी 8 अच्छा। सनिकाओं के टुकड़ी की अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा 8।
8 होगा आंसर, ठीक है। यानी 8 8 8 यानी दहीना समझो ना कि 616 सैनिक का टुकड़ी है, एक टुकड़ी सैनिक का, वो जो सैनिक का समूह होता है ना, जहाँ बहुत सारे सैनिक होते हैं उसे टुकड़ी बोलता है। तो एक टुकड़ी में 616 सैनिक है और उसे जो है एक बराबर बराबर स्तंभ में उनको क्या करना है, बराबर बराबर स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ में मान लो कि कितना स्तंभ जो है बनेगा, जिसमें कि वो प्रत्येक स्तंभ में 32 सैनिक को रखना है। परेड करते हुए कभी देखा है? हाँ। तो जो सैनिक जो एक कतार में रहते हैं, तो एक स्तंभ हुआ, फिर ये 2 स्तंभ हुआ, फिर ये 3 स्तंभ हुआ। तो फर्स्ट स्तंभ में 32 को होना चाहिए, दूसरे में भी 32 होना चाहिए। इसी तरह से कितना स्तंभ बनेगा तो एससीएफ निकलेगा उसका, समझ गया? यानी 616 सैनिकों का अगर स्तंभ बनाओगे 32 सैनिकों का तो 8 गो बनेगा। अब देखो ना, तो कितना सैनिक हो गया? 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 24 25, 8 24 25 256 3 32 सैनिक का अगर हम बनाते हैं, यही कह रहे हैं। 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना हो तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी? स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी? स्तंभ यानी कि कॉलम, अधिकतम कॉलम कितना बनेगा उसमें? 8 को, 8 आंसर में दिया ना 8 होगा, यानी कितने स्तंभ? 8 होगा। अब 4 नंबर तो का हिसाब जो है तुम्हारा 4 और 5, वो 2 नंबर बताए थे ना, उसी पे बनेगा वो, लेकिन वो थोड़ा अलग है, स्क्वायर वाला का बोल रहा है इसमें। तो बना करके देखना, जो नहीं बनेगा ठीक है तो अगला दिन पूछ लेना। एक्सरसाइज 1.2 इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सिंपल है और ये भी एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं, समझो वाला। यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में सब्जेक्ट करना है, लिखना है। तो कैसे लिखोगे? 2 पर पावर 2 कितना हो गया? 4 गुना इसमें 5 लिखो, कितना हो गया? 20 और इस गुना 7 लिख दो। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। आया? कैसे तोड़ोगे? तो गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से, 7 से, है ना, फिर 11 से, इस तरह से अभाज्य संख्याओं से उसे ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है 156। तो इसे देखो 156 है, 156 इसे तोड़ो, तो ये 2 से अगर टूट रहा है तो 7 दूनी 14 है, जब तक 2 से टूट रहा है तो तोड़ो इसको। फिर ये 3 से, फिर 13 से, यानी 156 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, इस तरह से। सिंपल बच्चे तो पढ़ते थे इस तरह से। तो देखना 1.2 का भी बना करके, यानी कल जो है 1.1 को सवाल बचा हुआ है तो हम बता देंगे, नहीं तो बनाना अगर बनेगा तो ठीक है। और कल 1.2 का भी खत्म, ये एक्सरसाइज जो है कल 1.2 खत्म। उसके बाद होगा तो अगले दिन हम विज्ञान थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तक हम जाएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या में, ठीक है। सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो ना, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग दे के तोड़ना है। पहले किससे भाग दे के देखेंगे? 2 से। 2 से अगर नहीं हुआ तब 3 से अगर नहीं हुआ रहा है, अगर 5 से नहीं हो रहा है 7, है ना। जैसे कि 140 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, फिर 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा एक बार में। फिर इसको 140 बराबर इस रूप में लिख दिया, समझा?
चलो ठीक है, बंद कर दो।